स्टार्ट किया है सीएनएस पॉइजन। सीएनएस पॉइजन में जो सीएनएस पॉइजन की क्लासिफिकेशन है, पॉइजन एक्टिंग ऑन सीएनएस, दीज आर कॉल्ड न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो बेसिकली अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे मेन सीएनएस के पार्ट हैं, तो न्यूरोटिक्स में बेसिकली पॉइजन्स एक्टिंग ऑन अ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो एक्ट करेंगे, पॉइजन्स एक्टिंग ऑन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टीएनएस के ऊपर एक्ट करेंगे, एंड द पॉइजन्स व्हिच एक्ट ऑन अ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल पॉइजन। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, सीएनएस को हम फर्दर 3 में क्लासिफाई करते हैं, सोमनिफेरेंस पॉइजन, इनएबरेंस एंड डिलीरियंस। सोमनिफेरेंस पॉइजन में आपका जो एग्जांपल है वो आ जाता है ओपियम का। इनएबरेंस, इनएबरेंस में 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अल्कोहल है, बेंजोडाइजेपिन है और बार्बिटूरेट्स है। जबकि डिलीरियंट्स जो हैं उनमें आएगा धतूरा, कोकेन और कैनबिस। ठीक हो गया। जबकि पीएनएस की एग्जांपल जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइजन है गरुड़े, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, और स्पाइनल में एक ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्ट्रिक्नीन या नक्स वॉमिका। ये तो हमने कर ली डिस्कस क्लासिफिकेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लासिफिकेशन में से जो थर्ड वाली है, एक सोमनिफेरेंस है, इनेबरेंस है, एंड थर्ड वन इज डिलीरियंस। हम लोगों ने डिस्कस करने हैं डिलीरियंस डिटेल में डिस्कस। तो डिलीरियंट्स बेसिकली वो पॉइजन्स हैं, सोमनिफेरेंस और इनेबरेंस, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि कुछ सीएनएस पॉइजन्स जो हैं वो आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एज अ स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेंट के तौर पे काम करते हैं। कुछ जो हैं वो डिप्रेसेंट के तौर पे काम करते हैं, आपके सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। क्योंकि डिलीरियंट्स इस किस्म के पॉइजन हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिटेल में कि ये पॉइजन्स क्या करते हैं कि फर्स्टली स्टिमुलेट करेंगे एंड देन सीएनएस डिप्रेशन कॉज करते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं धतूरा, कोकेन और कैनबिस, ये 3 चीज़ें। धतूरा सबसे पहले था हमारा पॉइजन। बेसिकली धतूरा जो है एक प्लांट है, और उसके ऊपर जो फ्रूट है बेल शेप का फ्रूट है। दो इसकी मेन टाइप हैं, धतूरा एल्बा और नाइगर। उसकी फ्रूट की बेस के ऊपर है, एल्बा वाइट वाला है और नाइगर जो है पर्पलिश ब्लैकिश फ्लावर है। सीड्स की से पॉइजनिंग होगी यूजुअली इंजेस्टेड या क्रश सीड जो है वो मोड ऑफ एक्शन ए बी एल्कोलॉइड है और आपके सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा। थोड़ा सा जल्दी इसलिए जा रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँगी कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेन हम टॉपिक जो अपना आज करेंगे ना वो है कैनबिस। ठीक हो गया। मैं ये बस आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी इसको दिखा दूंगी। एट्रोपिन लाइक एक्शन है इसका। एट्रोपिन लाइक एक्शन में सारे आपके जितने भी डीज हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्पीच, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन, ये सारी चीज़ें करेंगी। हाइपरथर्मिया जो है होने के चांसेस ज़्यादा इसमें हो सकते हैं। डिलीरियम, ड्राउजीनेस, ड्रंकन गेट, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। फेटल पीरियड जिसका विद इन 24 आवर्स है। और आपके रेस्पिरेटरी सेंटर मंडला में जो है वो अगर जो है अफेक्ट हो जाए तो रेस्पिरेटरी सेंटर की ब्लॉकेज की वजह से बेसिकली कॉज ऑफ डेथ होगी। तो पोस्टमार्टम में एस्फिक्सिया वाले सारे साइन आएंगे। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में हमने बात की थी कि ये इट इज़ यूज एज स्टूपिफाइंग एजेंट्स। ठीक हो गया, स्टूपिफाइंग पर्पस के लिए यूज होता है, तो वो भी आपको डिटेल में बता दिया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कोकेन। कोकेन भी बेसिकली एल्कोलॉइड है, ये क्रिस्टलाइन ट्रोपेन एल्कोलॉइड है और कोका लीफ से ऑब्टेन होता है। और बाकी इसमें भी हाइपरथर्मिया होने के चांस ज़्यादा हैं। पैरानॉइड, कोकेन बग्स, हेलुसिनेशंस, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टैकीकार्डिया, इचिंग, ये वाली सारी सिम्टम्स आएंगे। कोकेन का इफेक्ट टूथ पे भी होता है, टूथ की डिकेइंग जो है ये बहुत ज़्यादा करता है, टूथ के एनिमल को डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा बोन्स और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करता है। अगर नेज़ल सेप्टम की हम बात करें तो हमने कहा था उससे सिवियर किस्म की डिसफिगरमेंट हो सकती है, क्योंकि ये आपका नेज़ल ब्रिज और नेज़ल सेप्टम जो है उसको बिल्कुल ईट कर देता है, जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा फ्लू लाइक सिम्टम, अगर टबैको के फॉर्म में इसको मतलब स्मोकिंग फॉर्म में कोकेन को इनहेल किया जाए तो आपके लंग्स पे इसके बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, लंग जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। और ये इन्होंने कहा था कॉज जो है इनवॉलेंट्री समटाइम्स, क्योंकि इससे आपके
आपकी हेलुसिनेशन, पैरानॉइड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो एक इनवॉलेंट्री टूथ ग्राइंडिंग एक्टिविटी जो है वो पर्सन समटाइम एक्सपीरियंस करता है। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड ब्रूक्सिन, और उससे जिंजिवाइटिस और टूथ डिके का होना जो है वो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेजल सेप्टम की हमने बात कर ली कि उसको डिस्ट्रॉय करेगा। स्टमक में बेसिकली क्योंकि कोकेन हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, अब वो डाइल्यूट HCl बनाता है, तो जिससे एसिडिटी और जाए। इसके अलावा हमने बात की थी कि ऑटो इम्यून और कनेक्टिव टिश्यू के होने का चांसेस ज़्यादा है कोकेन यूजर्स में, लाइक लूपस है, गुड पास्चर सिंड्रोम है, वस्कुलाइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम। ये कोका फ्रूट से थोड़ा सा जल्दी हम जाएंगे। मैनेजमेंट हम कर रहे थे लास्ट टाइम, मैनेजमेंट पे हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो थोड़ी सी मैनेजमेंट को हम दोबारा देख लेते हैं। मैनेजमेंट में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या है कि हमने का जो टेम्परेचर है उसको लो करना है। हाइपरथर्मिया में वो बंदा है तो उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे टेम्परेचर को, कन्वल्सिव एपिसोड्स को ट्रीट करेंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ बीपी, एरिथमिया का प्रोटेक्शन के लिए हम कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीकॉन्टामिनेशन कर सकते हैं, मेथड्स टू इंक्रीज एलिमिनेशन, एक्यूट साइकोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, डिलीरियम एक्सट्रीम एंजाइटी जो एक है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोकेन इंड्यूस सीजर उसकी ट्रीटमेंट है। मैनेजमेंट पे हम यही हमने बात की कि सिम्टोमेटिकली जो जो सिम्टम होगा उसको ट्रीट करेंगे। डायजेपाम और फिनोबार्बिटोल हम देंगे सीजर्स के लिए। इंट्रावीनस प्रोपेनोल दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं इसकी हाइपरटेंशन और टेकिकार्डिया को इम्प्रूव करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए बीपी को। इन डिप्रेसिव स्टेज ऑफ पॉइजनिंग में हम आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, वेसोप्रेसर दे सकते हैं ड्रग जैसे कि डोपामीन है। Cocaine induced psychosis with hallucination, paranoia, and hyperexcitability to be treated by the neuroepileptic drug like lithium. Lithium जो है वो best drug है for this purpose to control cocaine induced psychosis. प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए हम MSS करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं, लेकिन ये सब हमने तब करना है जब बंदा जो है वो अनकॉन्शियस ना हो, एब्सेंस ऑफ सीजर उसको ना हो रहे हो। एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, सलाइन कैथार्टिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा उसकी एलिमिनेशन के लिए हम फोर्स एसिडिक डायलिसिस कर सकते हैं। सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक केयर तो हमने साइड बाय साइड करनी है, लाइक कूल क्वाइट इन्वायरमेंट देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हाइपरथर्मिया में सफ़र कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसको इन्वायरमेंट कूल करेंगे। उस बंदे का टेम्परेचर लो डाउन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, मॉनिटर वाइटल फंक्शंस, आपके रेस्पिरेटरी, बीपी और बहुत सारे जो वाइटल हैं इंपॉर्टेंट वाइटल्स उनको हम मेंटेन रखेंगे। साइकेट्रिक एवेल्युएशन और हम जो है टाइमली फॉलो अप जो है किसी साइकेट्रिस्ट से जो है उसका एवेल्युएशन करवाते रहेंगे कि आया कि वो साइकोसिस जो है उसका ट्रीट हो रहा है या नहीं, जो कोकेन इंड्यूस हो रहा है। लेकिन अब जो हमने अपना टॉपिक अपना स्टार्ट करना है वो कैनबिस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने कहना है हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, CNS में वैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें एक टर्म है रन अमक के नाम से, रन अमक, RUNAMOC। रन अमक ये हर वाइवा में आप लोगों को पिछले 2 सालों से बताती हूँ, 2 सालों में जब जो जो एक्सटर्नल आया है ना उसने ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। सबसे पहले पूछा था रन नमक कौन से पॉइजन में होता है, ये एक कंडीशन है, ये कौन से पॉइजन में होती है। तो बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंडीशन किस, तो उसमें आपने आंसर तो ये देना होता है कि ये कंडीशन कैनबिस में होती है। तो आप बता देते हो, सही बता देते हो कि ये कैनबिस में होती है। देन आपसे पूछा जाती है होती क्या। जब ये आएगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे होती क्या। मैं आप लोगों को इसलिए साथ साथ थोड़ा सा बताती रहती हूँ कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी एक्सटर्नल के क्वेश्चन या मैम के क्वेश्चन, मैम जैनब जो क्वेश्चन पूछे, मैम जैनब को भी बाय द वे वाला क्वेश्चन रन अमक का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वाइवा के क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में रख लिया करें कि अच्छा ये वाइवा में पूछा जा सकता है। ओके, कैनबिस का पूरा नाम कैनबिस इंडिका है या कैनबिस सटीवा। ये बेसिकली 2 डिफरेंट इनके जो वो हैं पैलेट्स हैं, फ्लावर्स और इनके लीव्स की शेप बेस है। एक ही फैमिली के 2 प्लांट हैं, कैनबिस इंडिका और कैनबिस सटीवा। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि वो कि कैनबिस ऑब्टेन होता है फीमेल प्लांट से। फीमेल प्लांट है ये, इसका टॉल अबाउट 16 to 18 feet एंड हैज़ मोर डार्कर एंड
luxuriant leaf foliage than the male plant. It yields sticky amorphous raceme, cannabinone, which consists of, अच्छा इसके अंदर जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, जो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो एक अमरफस रिसिन है जिसका नाम है कैनाबिनोन. कैनाबिनोन फर्दर कैनabis के अंदर कैनाबिनोन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है. तो इसका हम एक्सट्रैक्ट समझ लें तो वो बेसिकली उसमें कैनाबिनोन में 4 चीज़ें हैं, 4 उसके एक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि मेन पॉइजनिंग करते हैं. फर्स्ट इज कैनाबिनोल, सेकंड इज कैनाबिडायोल, थर्ड इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल आइसोमर्स. ठीक हो गया. THC, ये बार बार आपका आएगा आगे नाम, आगे स्लाइड्स में या आप बुक्स में भी देखोगे तो THC. इसमें से भी जो 4 हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं तो THC इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जो थर्ड वन है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल आइसोमर्स, सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी THC की वजह से होती है इन सब में से. कैनाबिनोलिक एसिड. ठीक हो गया. कैनाबिनोन एक्टिव प्रिंसिपल है जो कि एक अमरफस रिसिन है. उसके आगे फर्दर 4 डेरिवेटिव्स हैं या 4 उसके कंपोनेंट्स हैं, 4 इम्पॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल हैं. फर्स्ट इज कैनाबिनोल, second is cannabidiol, third one is tetrahydrocannabinol isomer, and fourth one is cannabinolic acid. Okay. ये मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि हमने कहा कि इसका नाम कैनबस स्टीवा और एक कैनबस इंडिका है. इंडिका की अगर आप प्लांट की शेप देखें तो वो कुछ इस तरह की है, आपको नज़र आ रही है, और स्टीवा जो है वो उसके लीफ के अगर ये लीव्स वही एग्जैक्ट पिक्चर है कि ये स्टीवा के लीव्स और आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैनबस स्टीवा के लीफ किस तरह के हैं और कैनबस इंडिका के लीव्स की, उनका डिफरेंस क्या है. मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ड्रग, ये ड्रग जो है वो थेरापेटिकली भी यूज़ होती है फार्मा में. आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी ही होगी क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स में, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा आफ्टर कीमो के बाद बहुत बुरी किस्म की बहुत एक्सट्रीम जो है वो वॉमिटिंग, नोजिया और ये वाली सारी चीज़ें आती हैं. तो कोई भी एंटीएमेटिक जब उनके ऊपर असर नहीं कर रही होती तो समटाइम्स जो है वो एज ये कैनबस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटीएमेटिक. तो ये बहुत अच्छी ड्रग है. पता नहीं आप लोगों ने फार्मा में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आई हैव नो आइडिया. THC, ये मैंने आप लोगों का टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो है, THC appears to control nausea, vomiting and lack of appetite in cancer patient receiving chemotherapy when other drugs such as antiemetic fails. It is used as antidepressant for a cancer patient. Antidepressant cancer patient में हम as a antidepressant भी use हो सकती है and as a antiemetic भी use हो सकती है. Marijuana dilates the bronchioles, but it is usually not given in asthma. जो आपका मैरिजुआना, अगर हम THC को फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, THC के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, आप कह लें डिफरेंट इसके नाम है कि ये THC हमने कहा कि ये कैनाबिनोन के अंदर एक एक्टिव प्रिंसिपल है. THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोन. अब ये किस किस फॉर्म में यूज़ होता है आगे हम पढ़ेंगे. हम कल जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कैनबस जो है इसका हरफ आम में नॉर्मल जो स्लैंग नेम में इसका जो नाम है वो है भंग. भंग एक्चुअली इसका नाम नहीं है, इसके एक आगे डेरिवेटिव का नाम है. THC के आगे फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें से एक है मैरिजुआना, एक है भंग. आगे वो स्लाइड आएगी तो मैं आप लोगों को वो चारों पांचों बताऊंगी. हशीश, ठीक है, हशीश ऑयल. तो उसमें इन सब में कितने परसेंट THC होता है, उसकी परसेंटेज की फॉर्म, परसेंटेज की बेसिस पे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. लाइक मैरिजुआना, हम उसमें कहेंगे कि इसमें जो है मैरिजुआना THC की ऐसी फॉर्म है जिसमें 20% THC का कंपोनेंट होता है. टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल 15% है उस फॉर्म में. तो THC की उस फॉर्म को का नाम हमने मैरिजुआना रख दिया. अगर उसमें 10% है तो हमने भंग रख दिया. अभी ये परसेंटेजेस एग्जैक्ट वाली नहीं है, मैं आगे आपको परसेंटेजेस एग्जैक्ट बताती हूँ. MCQs भी आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. समटाइम्स कोई मुश्किल MCQ बनाने बैठे तो इनकी परसेंटेजेस पे बना देते हैं. तो मैरिजुआना भी हमने कहा कि THC का एक फॉर्म है जो कि जो है आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन हम इसको एस्थमा में नहीं यूज़ करते. THC in small doses acts as anticonvulsant
और इन लार्जर डोजेज इट कॉजेज कन्वर्जन। THC अगर स्मॉल डोज में हम यूज़ करें तो एज एंटी कन्वल्सेंट, यहाँ पे हम मेडिकल यूजेस उसके थेराप्यूटिकल यूजेस पढ़ रहे हैं कि हमने कहा एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंटी एमेटिक भी है और एंटी कन्वल्सेंट भी यूज हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है जो हमने एक वर्ड यूज करना है कि इन अ स्मॉल डोज, व्हेन इट इज यूज्ड इन अ स्मॉल डोज, जब लार्जर डोज में जाएगी तो इटसेल्फ इसमें कन्वर्जन कॉज करने शुरू कर देंगे। Workers have found that the topical application on the skin and the mucous membrane has antibiotic activity. इसकी anti topically अगर apply किया जाए तो इसकी antibiotic activity भी है. It dilates the vessels of iris that leads to increase intraocular pressure and glaucoma. ये जो काला मोतिया है ग्लाकोमा, ये कॉज कर सकती है ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है वो इसका होता है। अफेक्ट ऑफ कैनबिस, अब हम बात करेंगे तो हमने थोड़ा बहुत इसके थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ लिए। अगर कभी पूछ लिए जाएँ या क्वेश्चन के साथ अगर मिक्स होके आ जाए कि जी पॉइजनिंग तो इसकी है, तो थेराप्यूटिक यूजेस अगर कोई कैनबिस के हैं तो वो आप बताएं। तो थेराप्यूटिक यूजेस में आप वो सारे जो भी हमने डिस्कस किए ये गिनवा सकते हैं। अब हम अपनी टॉपिक की अपनी जो फोरेंसिकली हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम उसकी तरफ आएंगे कि क्या इसका इफेक्ट होता है कैनबिस का और किस तरह होगा, क्या ज़रूरी चीज़ है इसमें, लार्ज डोज में स्मॉल डोज में किस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कैनबिस। कैनबिस का इफेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ कैनबिस के ऊपर कि आपने स्मॉल डोज में ली है, लार्ज डोज में ली है, किस फॉर्म में ली है। Amount is one thing that is important. Second is the route of intake, whether smoked or eaten. रूट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में उसका लिया गया है, कितना लिया गया है, दैट इज अमाउंट। रूट इज किस फॉर्म में लिया गया, स्मोक किया गया, उसको सॉलो किया गया, ईटन है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बॉडी साइज, वेट एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि जिसने ली है वो यंग एज है, ओल्ड एज है, मिडिल एज है। अगर ऑब्वियसली ओल्ड है उसकी हेल्थ ऑलरेडी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोई डिजीज है, हाइपरटेंसिव है, ठीक हो गया। वेट बहुत थिन लीन बंदा है, उसने लार्ज डोज ले ली, कितनी डोज ली, फर्स्ट टाइम ली, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, टॉलरेंस इंडिपेंडेंस का इन जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए इन सब चीज़ों से रिलेशन है। यही टॉलरेंस है कि वो बंदा ने फर्स्ट टाइम ली, सेकंड टाइम ली, तो वो टॉलरेंस डेवलप हो गई, सेम अमाउंट जो है वो उससे सेम इफेक्ट नहीं आएगा। ही हैज़ टू इंक्रीज द डोज, वो डोज इंक्रीज वो उससे टॉलरेट हो जाएगा उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग से। उसके बाद वो डोज बढ़ाता जाएगा एंड देन ही विल बिकम द डिपेंडेंस ऑन दैट ड्रग। फिर उसके बाद अगर वो उसको डिपेंडेंट हो गया तो ड्रग डिपेंडेंसी हो जाएगी, और उसके बाद अगर वो छोड़ेगा तो ड्रग विड्रॉल के इफेक्ट जो हैं वो बहुत सीवियर आएंगे। इंडिविजुअल्स मूड, ये भी डिपेंड करता है कि इसने किस इसमें वैसे इंडिविजुअल्स मूड एंड पर्पस आना चाहिए कि किस पर्पस के लिए ली है, क्योंकि ये जो है ऑब्वियसली एफ्रोडिएजिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही है या वो एज अ ड्रग यूज़ कर रहा था, गलती से ज़्यादा उसमें हो गए, तो इंडिविजुअल्स मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। circumstances under which it is taken, whether to reduce stress or with other in social settings। यही कि वो खुद से मतलब सर्कमस्टांसेस ये है कि वो खुद से जस्ट स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, जैसे लोग स्मोकिंग और ये वाली बाकी चीज़ें और ये ड्रग्स जो हैं यूजुअली जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, उनके कहने के हिसाब से वो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी ड्रग्स एडिक्शन कॉज करती हैं तो वो फिर एडिक्ट हो जाते हैं, या फिर अदर सोशल सेटिंग्स में जो है वो ऐसे ही जो है उस पर्पज़ के लिए लिए। अफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ स्मॉल डोज, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्मॉल डोज अगर ली तो उससे क्या अफेक्ट आएंगे, और अगर लार्जर डोज में ले रहा है देन क्या अफेक्ट आएंगे। तो इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल डोज, फर्स्ट इफेक्ट जो आना है वो सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी वो यूफोरिया के स्टेज में चला जाएगा। यूफोरिया आप लोगों को आइडिया होगा कि वो बस हंसता रहेगा, यूफोरिक हो जाएगा। लॉस ऑफ इनहिबिशंस, टेंडेंसी टू टॉक एंड लाफ, ठीक है, वो उसके ऊपर से ही वो लाफ्टर अटैक वाला जो है वो वाला वो होना है कि वो बोलता जाएगा, बहुत टॉकेटिव हो जाएगा और
हंसेगा बहुत, टेंडेंसी टू टॉक एंड लॉ, इम्पेयरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। इसके साथ साथ जो है यूफोरिया के साथ साथ एक और चीज़ जो होगी कि उसकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस वो इम्पेयर हो जाएगा, जैसे कि अल्कोहल में होता है। बिल्कुल अल्कोहल की भी फर्स्ट स्टेज जो है ऑलमोस्ट ऐसे ही है, यूफोरिया से स्टार्ट होती है। द पर्सन बिकम्स वेरी टॉकेटिव, ही लाव्स, और वो कभी लॉजिकल बातें करता है, कभी इलॉजिकल बातें करता है। अगर आप उसकी गेट देखें तो वो जो है ठीक नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, वो लॉस ऑफ बैलेंस होगा। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर कोई बात कर रहा है तो बीच में आधी बात सुनेगा, फिर कहेगा हाँ जी कहाँ था मैं, क्या कह रहे थे आप। लॉस कंसंट्रेशन उसकी जो है वो लॉस हो जाएगी। इंक्रीज एपिटाइट, increase pulse and heart rate, reddened eye, when the person passes to a calm state of mind, and sleepiness that lasts for 2 to 3 hours after smoking. यूजुअली वैसे ये जो अगर जो कहते हैं बड़ा ये ड्रग लेने का बड़ा ट्रेंड बन गया है कि स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, रिलीज करने के लिए ड्रग ली जाती है। तो वो जो ड्रग लेते हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स बन जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम यूज़र होते हैं, वो बेसिकली ये जो स्टार्ट वाले जो सिम्टम है, सिर्फ वो इसी को एंजॉय करने के लिए ही बेसिकली ड्रग जो है ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि वो यूफोरिक स्टेट में और सब कुछ भूल गए, कंसंट्रेशन लॉस हो गई, और उसके बाद वो काम स्टेज में आ गए। ये काम स्टेज को जस्ट वो लेने के लिए जो है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो ये हैं, तो अगर आप देखें इस पे तो 4 या 5 चीज़ें हैं जो वो करेंगे, लेकिन उसके बाद ये सारी ज़िंदगी जो है आपकी तबाह, क्योंकि इसके बाद जो स्टेजेस स्टार्ट होंगी आपकी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एडिक्शन, एडिक्शन अगर आपको हो गई, आप बहुत बहुत अल्लाह माफ़ी दे, इंतहाई बुरी चीज़ है ड्रग एडिक्शन। क्योंकि एडिक्टेड बंदे जो हैं ये इस तरह की हैं, कुछ जैसे कैनबिस हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ ये बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं, मॉर्फिन हो गया। लोग मॉर्फिन की बहुत ज़्यादा जो है वो एडिक्शन उसकी हो जाती है। तो इन चीज़ों से एडिक्शन ऐसी ख़राब एडिक्शन है कि आप ना चाहते हुए जितने मर्ज़ी रिहैब सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जितने मर्ज़ी डॉक्टर्स, और वो सब कोशिश करके देख लें। मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, आपकी विल पावर होती है। आपकी जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है वो अपने माइंड को इस तरह सेट करता है कि मैंने अब ये ड्रग नहीं लेनी। जिसका माइंड जितना स्ट्रॉन्ग हो, ऑब्वियसली ये डायरेक्टली सीएनएस पॉइजन नाम है, आपके ब्रेन के ऊपर ही एक्ट कर रही है, आपके ब्रेन को ही नहीं काम करने दे रहे, तो आप कहाँ से अपनी विल पावर लेके आओगे। इसलिए ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो इससे फिर बचना ही ज़रूरी है। Then the person passes to calm state of mind and sleepiness that lasts for 2 to 3 hours after smoking. ये सारी यूफोरिक स्टेज जिसमें हमने बात की कि टॉकेटिव होगा, टेंडेंसी टू लाफ एंड इम्पेयरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इंक्रीज एपिटाइट, पल्स रेट, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें इंक्रीज होंगी। और उसके बाद वो बंदा काम स्टेज में जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड में काम होगा, उसको नींद आएगी, और वो 2 से 3 घंटे तक की स्टेज, 2 से 3 घंटे के बाद, मतलब ये वाली 2 से 3 घंटे की स्टेज है यूफोरिक स्टेज, जो एक्साइटमेंट स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है। अल्कोहल में हम जब इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं ना, तो अल्कोहल जैसे ही मैंने कहा कि ये सारी सिम्टम्स हैं कैनबिस के भी, तो उस स्टेज को हम स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं। तो ये वाली स्टेज जो है वो सिर्फ जो है 2 से 3 घंटे की है। उसके बाद जो है वो स्टेज ऑफ कामनेस आ जाती है, जिसमें वो बंदा जो है काम स्टेट में चला जाएगा, स्लीपी हो जाएगा, और उसको नींद आएगी। There can be a hangover, drowsiness and poor coordination for several hours. अब लार्ज डोज के साथ जो है इफेक्ट क्या आएंगे, अगर कोई बंदा जो है वो कैनबिस की उसने लार्ज ज़्यादा अमाउंट में डोज यूज़ कर ली, तो वो स्टेज डायरेक्टली जो है वो स्टेज ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेज में जाएगा। रेस्टलेसनेस होगा, एक्साइटमेंट, हेल्यूसिनेशन, एंजाइटी या पैनिक, उसको जो है पैनिक अटैक्स होंगे। समटाइम्स इनएक्सपीरियंस कैनबिस यूज़र कैन हेल्यूसिनेट इन स्मॉल डोज। हमने कहा कि स्टार्ट में अगर वो स्मॉल डोज में हमने बात की कि वो जो है
टॉकेटिव होगा, जस्ट जो है टेंडेंसी टू लाफ और वो सारी चीज़ें यूफोरिया वाली होगा। लेकिन समटाइम्स इन एक्सपीरियंस जो सब बिल्कुल पहली दफ़ा कर रहा है, उसकी बॉडी में टॉलरेंस डिपेंडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट यूज़र है तो उसने वो इवन स्मॉल क्वांटिटी जो है डोज की, उससे भी वो लार्जर वाले इफेक्ट जो है हेल्यूसिनेशंस और वो उसको आ सकते हैं। तो हमने यही बात की कि हम कि किन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है, बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, बंदे के ऊपर, यंग है, बच्चा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डोज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैनबिस आल्सो अफेक्ट एंड इम्पेयर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, मोटर स्किल्स एंड एबिलिटी टू परफॉर्म ड्राइविंग। सेम लाइक अल्कोहल, अल्कोहल में भी जैसे आपकी ड्राइविंग स्किल जो है वो ख़राब होंगी तो यू आर मोर प्रोन टू हैविंग एक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट। कैनबिस इंडिका, कैनबिस इंडिका या मैरिजुआना, बेसिकली इट्स अ प्लांट विच कंटेन द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और THC। THC मैंने कहा था बार बार आएगा तो आप लोग याद कर लें, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल इसका नाम है। For time immemorial, it has been the most popular recreational and ritualistic intoxicant. शुरू से बहुत अरसे से ये रिक्रिएशनल और रिचुअलिस्टिक इंटॉक्सिकेंट के तौर पे यूज होता रहा है। ऑल पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल प्लांट्स कंटेन एक्टिव प्रिंसिपल। THC is absorbed in the blood through the lungs when smoked and through the stomach and intestine when ingested. The bloodstream carries THC to the brain that produce the high effect of the drug. The tetrahydrocannabinoids are liable compound that may change when exposed to UV light or acid. ठीक है, UV light से ऐसे होगा तो ये जो है इसकी फॉर्म जो है, इसकी केमिकल फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है when जब इसका इंटरेक्शन यूवी लाइट से या एसिड के साथ हो। तो THC के हमने कहा था डिफरेंट फॉर्म्स हैं THC की। अब आप लोगों को भी मैंने जैसे कहा था कि हमने बात करेंगे आगे टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। THC की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी वो डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज के ऊपर कि कितनी परसेंटेज में जो है परसेंटेज THC की इस फॉर्म में प्रेजेंट है। फर्स्ट इज द भंग। भंग के और दूसरे जो देसी नाम है स्लैंग नेम में सिद्धि, पट्टी या सब्जी। भंग हो गया। भंग की वैसे हमारे सब इसमें कॉन्टिनेंट में तो और इंडिया और इधर इस साइड पे भंग के नाम से ही मशहूर है ये। इंडिया से वैसे ये ज़्यादा नाम आया है भंग। और मजून, सेकंड इज मजून, थर्ड वन इज गांजा, फोर्थ वन इज चर्स और हशीश, एंड लास्ट वन इज हशीश ऑयल। वैसे अगर आप इसकी उसकी इसी नंबर को याद कर लें तो आप लोगों के लिए आगे हम कह रही थी जो MCQs में परसेंटेजेस आती हैं। जो भंग है उसमें THC का कंपाउंड सबसे फर्स्ट भंग है, कम है। मजून में उससे ज़्यादा, गांजा में उससे ज़्यादा, चर्स और हशीश में उससे, और हशीश ऑयल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। मतलब इस ये प्योरेस्ट अगर आप कहेंगे, अगर हशीश ऑयल को बंदा थोड़ी सी भी अमाउंट यूज़ करे तो बहुत हाई किस्म की जो है वो टॉक्सिसिटी जो है कैनबिस की हो सकती है। तो THC के कंपाउंड अगर आप यही वाली कैटेगरी से नाम याद कर लें, भंग, मजून, गांजा, चर्स एंड हशीश ऑयल। हशीश एंड हशीश ऑयल, हशीश का दूसरा नाम चर्स, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि भंग क्या चीज़ है। इट इज़ द फॉर्म, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द ड्राई लीव्स, ड्राई जो सूखे हुए लीव्स हैं ऑफ अ फ्रूटिंग शूट्स ऑफ अ प्लांट कैनबिस इंडिका। हमारा जो प्लांट है कैनबिस इंडिका, उसके ड्राई लीव्स जो है उससे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रबिंग ऑन अ स्टोन and a black pepper derived leaves and a sugar is added to form a pill. Water is added and it is drunk after it is strained through the muslin cloth. It is the mildest form and contains 15% of the active principle. मैंने कहा कि हम उससे कैटेगरी वाइज जा रहे हैं कि भंग जो है वो माइल्डेस्ट है। भंग का तो आपने अक्सर उसमें देखा होगा, बड़ा कॉमनली है, इधर गाँवों देहातों में भी भंग बड़ी यूज़ होती है। किसी भी चीज़ में भी हम बात करें कि ड्रिंक्स में इंडियंस के जो बहुत सारे इस किस्म के त्यौहार होते हैं वो भंग मिले हुए शरबत और वो इस किस्म की बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो उसमें माइल्डेस्ट फॉर्म, इसीलिए हम कह रहे हैं कि माइल्डेस्ट फॉर्म है।
जिसमें 15% जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल है THC का, जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल है वो सिर्फ 15% है। इट इज़ यूज टू इंड्यूस चेयरफुल मूड। वो ये कि उनका कोई भी इस तरह का इवेंट है तो उसमें भंग वाली चीज़ें जो है वो सारे अपने जो गेस्ट हैं उनको वो कर देते हैं कि मूड सबका चेयरफुल मूड रहे, इंक्रीज एपिटाइट एंड इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। ये बेसिकली इस पर्पस के लिए 3-4 पर्पस है इसके के लिए यूज होता है। द इंटॉक्सिकेशन लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स रिजल्टिंग इन स्लीप। 2 से 3 घंटे वाली जो हमने फर्स्ट स्टेज कहते हैं यूफोरिक स्टेज, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट हो, 2 से 3 घंटे रहेगी। उसमें वो अपनी जो भी इनका त्यौहार है, पार्टी वार्टी, वो लोग एंजॉय करके और उसके बाद सारे के सारे सो मर जाते हैं। ऑब्वियसली भंग जो है वो हमारा फर्स्ट जो है वो THC का कम फॉर्म है, जिसमें 15% एक्टिव प्रिंसिपल है। बनती कैसे है, बनने का इसका लिखा हुआ है कि ड्राइड लीव्स जो हैं कैनबिस इंडिका के, उससे एक्सट्रैक्ट होती है। प्रिपेयर हम इसको करते हैं रबिंग ऑन अ स्टोन, एंड उन पत्तों को हम किसी पत्थर पे रब करते हैं और उसके अंदर फिर हम शुगर या ब्लैक पेपर मिला के उसकी फॉर्म बना लेते हैं, पिल की फॉर्म में बना लेंगे। उस पिल को जो भी वो बनाया उन्होंने, शुगर और ब्लैक पेपर मिला के इंग्रेडिएंट्स बनाया, उसको हम वाटर में ऐड करके और या फिर हम कोई भी ड्रिंक है उसमें ऐड कर लेंगे और उसको फिर हमने बाद में छानना भी है। मसलन क्लोथ से हम उसको स्टेन कर लेंगे। वैसे ड्राइड लीव्स हैं तो उसका कुछ रेजिड्यूज वगैरह रह जाएगा, तो वो सारा को ये अपने चीज़ों में मिक्स कर लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा मजू। इट इज स्वीट मीट confectionery prepared from bhang after treating with sugar, milk, and butter. It has an agreeable odor and a sweet taste. It is sold in the market in small lozenge-shaped pieces. It increases appetite and sexual desire. इसी तरह एक मजून, एक मजून भंग है एक चीज़, और एक है मजून। मजून एक है ही, एक स्वीट्स के साथ इसको मिला के बनाते हैं, शुगर, मिल्क और बटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। एक मिठाई की फॉर्म में मजून को बनाया जाता है और इस मिठाई का स्वीट टेस्ट आता है। मार्केट्स में ये इजीली अवेलेबल है मजून की फॉर्म में, और ये भी बेसिकली एपेटाइट को इंक्रीज करने के लिए और सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा गांजा। गांजा इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप ऑफ अ फीमेल प्लांट। हमने बात की, ये थोड़ी सी बातें आप लोगों को लिखते हुए याद रखनी है अगर आप लोगों को है कि भांग जो है वो ड्राइड लीव से जो है वो ऑब्टेन होता है। गांजा जो है वो हमने जो हमारे फीमेल प्लांट का जो फ्लावर्स हैं, टॉप टॉप जो फ्लावर्स हैं, हमने वहाँ से प्रिपेयर करना है। हैज़ रस्टी ग्रीन कलर एंड करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। एक्टिव प्रिंसिपल इज 15 to 25%। हमने अब ऑलमोस्ट भंग और मजून किया, उसमें हमारा 15% ही रहा THC का कंपोनेंट। अब आगे इंक्रीज करता जा रहा है, गांजा पे हम आ गए 15 to 25% परसेंटेज है THC की, वो बढ़ गई। माइल्डेस्ट फॉर्म से ये थोड़ी सी मॉडरेट फॉर्म में आ गई। ठीक हो गया। Active principle is 15 to 25%. About 20 to 30 grains are rubbed with a little water on the palm till it becomes sticky and then mixed with tobacco and smoked in a pipe. अगर आप देखें रूट जो लेने का फॉर्म है वो बेसिकली किस तरह है कि उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रेन फॉर्म में फ्लावर्स के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं वो लेके आप बनाते हैं। इसको कैसे हैं कि वाटर को थोड़ा सा वाटर लेना है अपनी पाम में, हाथ की हथेली में, पाम में पानी लेना है और ये इसके ग्रेन्स 20-30 ग्रेन्स, और उसको हमने वो करना है, रब करना है। जब ये स्टिकी हो जाए, स्टिकी सा एक पेस्ट सा बन जाएगा, फिर हम उसको मिक्स करते हैं उस चीज़ को तंबाकू के साथ, निकोटीन के साथ, और उसको फिर हम स्मोक करेंगे पाइप में, चिलम में हम उसको डाल के। ये इसका बेसिकली लेने का तरीका है गांजा का। द पर्सन ऑन स्मोकिंग फील्स हैवी एंड लेजी, conjunctivitis gets and tachycardia and hypotension is produced। अगर आप बात देखें सिस्टम वाइज, तो आपकी आईज, हमने कहा था इसमें रेड एंड आईज होती है, तो कंजक्टिवाइटिस के कंजक्टिवा के ऊपर जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा।
हार्ट में इसका टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन जो है वो बंदे को प्रोड्यूस होगा. इट इज आल्सो रोल्ड इनटू अ सिगरेट मैनुअली एंड दीज सिगरेट्स आर कॉल्ड रीफर्स एंड एमसीक्यू आ जाता है रीफर्स के ऊपर. तो रीफर्स बेसिकली क्या है कि गांजा, जिसमें गांजा प्लस टबैको, जो आपका सिगरेट है, निकोटीन जो है, उसको अगर हम मैनुअली सिगरेट के अंदर उसको रोल करके, जो मैनुअली सिगरेट रोल्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीफर्स एंड पॉट. गांजा का थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा कर लेते हैं. गांजा के अंदर एक्टिव प्रिंसिपल हमारा टीएचसी का 15 to 25% है. फ्लावरिंग जो है टॉप ऑफ फीमेल प्लांट्स के फ्लावर्स होगा. बनता कैसे है कि इसके 20 to 30 ग्रेन हमने लेनी है, रब करनी है अपने पाम में अंटिल इट बिकम्स स्टिकी, और फिर उसको मिक्स करेंगे टबैको के साथ और स्मोक करेंगे पाइप में या चिल में. इफेक्ट इसका कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, इससे टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, रीफर्स या पॉट. जब हम मैनुअली सिगरेट इसका बनाते हैं टबैको के साथ, तो वो रीफर्स या पॉट कहलाता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है चर्स या और हशीश. दूसरा इसका नाम हशीश है. और चर्स, चर्स को आप लोगों ने सुना होगा ना, बड़ा कॉमन वर्ड है चर्सी. चर्स चर्स से ही है. It's of a dark green or a brown color. It is concentrated resin extract from the leaves and stem of a plant that grow in a hilly area. अगर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो हमने पहले भंग पढ़ी थी. भंग कहाँ से? ड्राई लीव से थी. उसके बाद हमने अपना मजून पढ़ा था. उसके बाद हमने मजून के बाद हमने पढ़े भंग पढ़ा, मजून पढ़ा, फिर हमने गांजा पढ़ी जो कि फ्लावर से थी. और अब हम पढ़ रहे हैं चर्स और हशीश. ये आई है stems, leaves and stem of a plant that grow in a hilly area. बेसिकली स्टेम और लीव्स के से हमने एक्सट्रैक्ट निकालना है. और वो ये यूजुअली इसके जहाँ जिससे चर्स और हशीश निकाल देते हैं. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे अगर एक आप देखें ना, ये बात लिखी हुई है. वैसे आप लोगों के ना भी मेंशन करें तो चलता है. इज 6,000 to 8,000 फीट अबव द सी लेवल जो प्लांट ग्रो हुए हैं अबव द सी लेवल, दिस एंड दैट. तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट करें? ये चीज़ें ये बताना चाहती हैं, ये जो बुक्स में ये वाली चीज़ें मेंशन की होती हैं कि ये प्लांट का यहाँ पे मिलेगा या यहाँ ये है, कि सारी की सारी एक तो प्लांट्स भी डिफरेंट हैं. ठीक हो गया? प्लांट्स भी डिफरेंट हैं. यहाँ लिखने का मकसद यही है कि ये चर्स या हशीश यूजुअली उन प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट की जाएगी जो कि इस तरह के हिली एरियाज में हैं. कुछ प्लांट्स हैं कैनबिस इंडिका के जो आम नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे या और जहाँ पे भी ये कल्टीवेट करते हैं, तो वहाँ पे से हमें कैनबिस इंडिका के फ्लावर से हमें मिल जाएगा. अच्छा, प्लांट टू प्लांट भी वेरी करते हैं. अगर हमें एक प्लांट का कैनबिस इंडिका के प्लांट से हमें जो मिला है वो भंग अगर मिली है, तो किसी और से हमें मजून या कुछ और हमें मिल सकता है. दूसरा, चर्स या हशीश जो है वो यूजुअली ऐसे ही प्लांट से मिलेगी. ये वाले प्लांट हिली एरियाज में ग्रो होते हैं. मतलब हम कहें कि कुछ ज़्यादा टॉक्सिक प्लांट है. प्लांट टू प्लांट भी वेरी करेगा. ठीक हो गया? इट हैज़ 25 to 40% ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल. इसमें अगर हम बात करें टीएचसी के कंपाउंड, टीएचसी कितना है? 25. पहले हमारा 15 to 25 तक ही हम अभी थे. अब हमारा 25 से बढ़ गया, 25 से 40% एक्टिव प्रिंसिपल टीएचसी चला गया है चर्स में. ऑब्वियसली चर्च में ये एक्टिव प्रिंसिपल इतना ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने कहा कि वो पहले माइल्डेस्ट थी, फिर मॉडरेट थी और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुकी. तो 40% इसमें एक्टिव प्रिंसिपल पहुंच गया. एंड इट स्मोक्ड इन अ टबैको इन अ पाइप और अ हुक्का फॉर्म. इसकी ये है कि टबैको स्मोक में भी, पाइप्स में, हुक्का के फॉर्म में भी चर्च, हुक्का में भी चर्च मिला के वो यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ मोस्ट पोटेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स. सारे फॉर्म्स में से मोस्ट पोटेंट है. ये पीसेस हैं हशीश के डिफरेंट, जो उसके फॉर्म पीसेस हैं. हशीश ऑयल, it is the extract of cannabis and it is thick oil liquid spread on the top of a paper cigarette. It is smoked and it is strongest of all preparation of cannabis. ठीक है? ये जब कैटेगरी इसकी पढ़ी थी, टीएचसी के फॉर्म्स हमने पढ़े थे, उसमें सबसे एंड में हशीश ऑयल था. तो मैंने आप लोगों को यही कहा था इसको वैसे ही याद कर लिया, लेकिन सबसे लास्ट में जो हशीश ऑयल आएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस. कैनबिस की जितनी भी प्रिपरेशन है, मतलब अबव 45%.
अगर आप देखा जाए 45 ही परसेंटेज ही इतनी ज़्यादा है कि वो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ जाएंगे. इट्स इफेक्ट्स आर ब्रीफ एंड पास रैपिडली. अब हमने पढ़ ली THC के सारे फॉर्म्स, क्या है भंग, क्या है मजून, क्या है गांजा, हशीश, चर्स और हशीश ऑयल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली. अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम. क्या क्लिनिकल फीचर, किस तरह प्रोड्यूस करता है कैनबिस. They appear soon after smoking ganja or churs and after half an hour after swallowing bhang. सिम्टम प्रोड्यूस होते कितनी उसमें, अगर हाफ एन आवर हुआ है भंग को लेने के बाद, तब सॉलो करने के बाद, और अगर स्मोक किया है गांजा चर्स, ठीक हो क्या, तो फॉरन से सून अपीयर हो जाएंगे, इमिडिएटली जो है वो सिम्टम आएंगे. ऑब्वियसली अगर आप रूट्स की बात करें तो इनहेलेशन, जो भी रूट है आपका इनहेलेशनल फॉर्म है जिसमें आप स्मोक करें, डायरेक्ट लंग्स से के थ्रू एल्वुलाई से सीधा ब्लड में ट्रांसमिट होगा, सीधा ब्लड में, और ब्लड में जहाँ जहाँ ब्लड गया है सीधा सिम्टम जो है वो अफेक्टेड होंगे. बहुत फास्ट एंड रैपिड जो है वो सिस्टम है ये इसका स्मोक वाला. इसके अलावा सॉलोइंग वाला, ईट अगर किसी ने किया है तो उसके इफेक्ट थोड़े स्लो आएंगे. वो GIT में पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक में गया है, स्टमक की वॉल में एब्जॉर्ब होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ मेटाबोलाइज होना है, फिर उसके इफेक्ट जो बॉडी में ब्लड वो वाला सर्कुलेट करेगा, उसके इफेक्ट थोड़े से स्लो होते हैं ऑब्वियसली जब इसको फॉलो करेंगे. लेकिन स्मोकिंग के इफेक्ट जो है वो immediate effects. When taken in a small dose, effects are slight, and then patient becomes pleased with himself. He becomes talkative, cheerful, and rarely violent and aggressive. ठीक है, ये person to person की personality के ऊपर भी depend करता है कि some people they become talkative, cheerful, euphoria में जाएंगे, लेकिन some becomes violent and aggressive जो है वो होंगे. With moderate dose, the effects are intensified by the impaired memory. Moderate doses के साथ जो है वो memory जो है उसकी impairment start हो जाएगी. There are two stages. हमने कहा कि दो stages हैं doses लेने के बाद. तो इसकी stages sign and symptom में जो produce होते हैं. First stage है stage of inebriation. Inebriation वाली stage है, ठीक हो गया, जो हमने पहले स्टार्ट में किया कि यूफोरिया होगा, अल्कोहल में जैसे बिल्कुल होती है. अगर आप इनएबरेंट की भी बात करें तो इनएबरेंट जो हमने पॉइजन पढ़े हैं तो उसमें सबसे पहला नाम अल्कोहल का है, तो उसी से इनएबरेंट से इनएबरेशन स्टेज है, स्टेज ऑफ इनएबरेशन. और सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ नार्कोसिस. तो स्टेज ऑफ इनएबरेशन क्या चीज़ है? Person becomes dreamy and semi-conscious, realistic visions of erotic nature. Her faculties are depressed. He may laugh, sing, or make purposeless movement. ठीक है, उसको खुद नहीं पता होगा कि वो क्या करना चाह रहा है. पर्पसलेस मूवमेंट करेगा, हो सकता है वो सिंगिंग स्टार्ट कर दे, लाफ करे, इलॉजिकल लॉजिक, कभी लॉजिकल बातें करेगा, कभी illogical. Judgment is in relation to time and space is lost. Oriented नहीं होगा, उसको नहीं जजमेंट होगी अच्छा कि टाइम क्या है, स्पेस कहाँ पर है, स्पेस इज लॉस्ट, एंड सेंसेशन ऑफ पेन इज लिसन. साइकोमोटर एक्टिविटी इज डिप्रेस्ड. जो मसल कोऑर्डिनेशन है, रिएक्शन टाइम है, विजुअल परसेप्शंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिप्रेस्ड हो जाएंगी. जब आप अल्कोहल पढ़ोगे तो डिटेल में आप लोगों को रिएक्शन टाइम का पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. तो रिएक्शन टाइम बेसिकली यही है कि कोई इवेंट हो गया वो डिले हो जाता है. डिप्रेस हो गया ना, डिप्रेस का मतलब यही है कि वो ख़त्म हो गया. अल्कोहल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल में रिएक्शन टाइम डिले हो जाता है. आपको बाद में पता लगता है कि अच्छा आपने ये चीज़ कर दी. लाइक आप कार ड्राइव कर रहे हो आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, तो आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपको जजमेंटल, आपकी जजमेंट जो है वो डिप्रेस हो गई, वो फेल हो जाती है. आपको नहीं पता कि मैंने यहाँ ब्रेक लगानी है. आप उसके बाद सोचते, जब सारा कुछ हो जाता है एक्सीडेंट करने के बाद, टक्कर शक्कर मारने के बाद आपको लगेगा अच्छा अब मैंने ब्रेक लगानी थी. तो आपका रिएक्शन टाइम जो है वो डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है. अच्छा, जब जिस चीज़ पे रिएक्ट करना था उसके बाद आप रिएक्ट करोगे. तो इसलिए ये अल्कोहल और ये कैनबिस दे आर क्वाइट डेंजरस. और अब तो लॉ भी बन गया है कि ये लेने के बाद इंटॉक्सिकेशन
हुई भी हो, अल्कोहल नाम स्पेशली जो है ना वो लॉ की बुक्स में मेंशन है, कौन कौन सी ड्रग्स अगर वो ली भी हैं तो अल्कोहल है, कैनबिस है, ये सारी चीज़ें कैनबिस में ही आगे आती है, भांग मजूम, गांजा शांजा, ये सारी चीज़ें लेने के बाद उस पर पूरा सेक्शन जो है वो लगता है कि सज़ा और वो सारी चीज़ें लेंथी जो है। अच्छा, और ड्राइविंग एंड ऑपरेशनल मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब होंगी स्टेज ऑफ इनएबरेशन में। इंटरफेरेंस विद रीसेंट मेमोरी, मैथमेटिकल एबिलिटी, सॉल्विंग एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। Frightful hallucination occurs at 300 to 480 milligrams per kg oral and 200 to 250 micrograms per kg of THC, tetrahydrocannabinol. हेल्यूसिनेशन जिस टाइप के होंगे इसमें कोकेन की तरह के नहीं है, फ्राइटफुल जो हेल्यूसिनेशन उसको हैपन होंगे। पर्सन इज डिलीरियस, हैज होमिसाइडल टेंडेंसी एंड फियर ऑफ डेथ, ये बहुत 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 ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इसी से हम आगे अपने उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक जब स्टार्ट किया था मैंने एक टर्म बोली थी, रन अमक। रन अमक बेसिकली वो चीज़ है जो वाइवा में पूछी जाती है एक्सटर्नल, पिछले 2 सालों से मैडम और एक्सटर्नल, रन अमक कहाँ होता है, होता क्या है। अब हम आते हैं कि होता क्या है, तो इसी से हम अपना सीक्वेंस जोड़ते हैं कि पर्सन जो है वो फ्राइटफुल हेल्यूसिनेशन, उसको बहुत ऐसा लगता है किसी चीज़ से वो खौफजदा हैज़ होमिसाइडल टेंडेंसी एंड फियर ऑफ डेथ। Symptoms vary with the dose and personality of a user. मैंने पहले भी बात की, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी करता है। बंदा जो है वो कुछ पर्सनालिटीज़ में ये अफेक्ट आएगा, वो बड़ा चेयरफुल होगा, बड़ा यूफोरिक इन लव, और कुछ बहुत एग्रेसिव वायलेंट, और जो है वो होमिसाइडल सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी। अब रन अमक जो है वो बेसिकली ऐसी कंडीशन है। रन अमक में होता ही ये है कि अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, या पहले आप लोगों को उसकी स्लाइड दिखा दूँ। अगर हम अपनी बात की तो हम इसको पढ़ेंगे। देखो, रन अमक में क्या है कि आफ्टर इनटेक ऑफ कैनबिस द पर्सन फर्स्ट किल्स अ पर्सन और अ पर्सन अगेंस्ट whom they have entertained a fantasy or a real enmity, and then kills anybody who comes in this way until the homicidal tendency lasts. Then usually the person commits suicide or surrender to the police after killing. राइट, बेसिकली क्या है कि वो बंदा जिसने कैनबिस ली उसमें इतने सीवियर टाइप की हेल्यूसिनेशन, और वो बंदा पैरानॉइड कंडीशन में चला जाएगा, हेल्यूसिनेट होगा कि वो पहले जो है ना वो अपने किसी भी क्लोज पर्सन, लाइक अपने, अगर वो मैरिड है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, या अगर वो बैचलर ही है, किसी अपने फ्रेंड के साथ रह रहा है, या कोई इसका फ्रेंड है, ठीक है, उसको वो समझेगा कि वो फैंटेसाइज करेगा, एल्यूसिनेट हुआ है, उसको समझेगा कि ये मेरा दुश्मन है, वो उसको मारेगा, सबसे पहले वो उसको मारेगा, ठीक है। देन किल्स एनीबॉडी हु कम्स इन देयर वे, उसके बाद उसको मारने के बाद कहते हैं, एक सीरियल किलर टाइप बन जाएगा। मारने के बाद वो कोई भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको मारेगा, ठीक है, मारेगा। होमिसाइडल टेंडेंसी उसमें आ गई, यही अंटिल द होमिसाइडल टेंडेंसी लास्ट, मतलब 2 3 4 5 मर्डर जो उसके रास्ते में आया करेगा, उसके बाद या तो वो खुद अपने आप को मार लेगा, सुसाइड कमिट कर लेगा इस कंडीशन में कि इतने लोगों को उसने मार दिया, या फिर वो जाके, अगर वो सुसाइड कमिट नहीं कर सकता, सुसाइड कमिट करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत बहादुरों का काम है सुसाइड करना, अदर वो और उसके बाद सुसाइड कर लेगा, या फिर वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देगा कि मैंने इतने लोगों को मारा है। तो ये वाली चीज़ें देखने में आई हैं, ये कंडीशन है रन अमक के नाम से, और ये बहुत पूछी जाती है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक हो क्या? हमने रन अमक कर ली डिस्कस। आज हमने स्टेज ऑफ नार्कोसिस में थे। नार्कोसिस मुझे नहीं लगता वैसे खत्म होगी आज हमारी ये स्टेज। चलिए कोई बात नहीं, हम कल का लेक्चर में दोबारा कर लेंगे इसको डिस्कस। सिम्टम होमिसाइडल टेंडेंसीज का मैंने बता दिया कि रन अमक की तरफ जा रहा है हमारा टॉपिक। सिम्टम्स वेरी विद द डोज एंड पर्सनालिटी ऑफ द यूजर्स। स्टेज ऑफ नार्कोसिस, सेकेंड स्टेज हमारी नार्कोसिस की स्टेज है। ये बेसिकली 0.5 to 1 milligrams per kg एज अ सिंगल ओरल डोज प्रोड्यूस giddiness and ataxia. Speech may be impaired and rambling. अगर नार्कोसिस में बंदा जब जा रहा है तो ओरल डोज हमने बता दी, अटैक्सिक स्टेज में जाएगा, अटैक्सिया हो जाएगा, उसकी
चाल जो है ठीक नहीं होगी, स्पीच रैम्बलिंग स्पीच होगी, इम्पेयर्ड स्पीच होगी, सिर्फ जो बोलना चाह रहा होगा वो बोला नहीं चाह रहा होगा, tingling numbness of the skin occurs in severe cases, general anesthesia and muscular weakness develop, victim becomes drowsy and passes into a sleep and wakes with lassitude and impaired mental function. Recovery occurs in about 6 hours. Almost 6 घंटे लगते हैं कि उसको रिकवरी स्टेज में जाए। पहली तो इनहेबिटेशन स्टेज गुजर गई 2 से 3 घंटे, उसके बाद नार्कोसिस वाली स्टेज आई कि विक्टिम जो है वो ड्राउजी हो गया, फिर वो सो जाएगा, फिर उठेगा भी तो तब भी इम्पेयर मेंटल फंक्शन के साथ होगा। रिकवरी 6 घंटों में हो भी सकती है, नहीं हो सकती। डेथ कैन अकर ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। आपका जब डिप्रेस हो जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर में डल में, तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ होगी। फैटल डोजेस की अगर हम बात करें तो 1000 to 200 मिलीग्राम डोज है या 30 मिलीग्राम्स पर केजी टीएचसी की। डिफरेंट है टीएचसी की, टोटल टीएचसी की 30 मिलीग्राम्स है। अगर ग्राम्स की बात करें तो चर्स की 2 ग्राम है, गांजा की 8 ग्राम है, भंग की 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। फैटल पीरियड की अगर हम बात करें तो कैनबिस जो है वो रियली फैटल एंड पीरियड ऑफ फर्टिलिटी वेरीज फ्रॉम 12 आवर्स टू सेवरल डेज। तो उसकी 12 घंटे में अगर बहुत ज़्यादा डोज दी हुई है तो 12 घंटे में हो गया आपका रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से बेसिकली डेथ होगी। 12 घंटे में हो सकती है या फिर काफ़ी दिन भी लग सकते हैं, सेवरल डेज भी लग सकते हैं। ये अगर आप देखें तो हमारी ये साहब जो हैं वो चर्स ले रहे हैं, चर्स या हशीश, वो ब्लैक कलर की उसके पीसेस थे, तो ये वो चिलम में डाल के जो है वो उसको स्मोक कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम स्टमक वॉश कर सकते हैं, पॉजिटिव्स दे सकते हैं उसको, ऑक्सीजन इनहेलेशन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी गिवन। अगर उसके लंग्स के सिम्टम है, स्मोक किया है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड। टॉक्सी फाइंडिंग जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, ओनली साइन ऑफ एस्फिक्सिया आर प्रेजेंट। हमने कहा कि डेथ जो है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हो रही है तो एस्फिक्सिया के साइन होंगे। It is necessary to preserve the urine. On microscopic examination, the ingested material, the suspected material is placed on a slide and 1 drop of oil and potassium hydroxide is added and examined under the microscope. माइक्रोस्कोप में जब हमने सस्पेक्टेड मटेरियल स्लाइड पे डाल के उसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप डालना है, फिर हमने उसको व्यू करना है अंडर माइक्रोस्कोप। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन अ भंग लीफ। प्रोजेक्शंस जो हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन भंग लीव्स, तो हमने कहा था कि भंग जो है वो राइट लीव्स से होते हैं एक्सट्रैक्ट, इवन आफ्टर छान भी उसको छान के उसको वैसे तो रॉ इतना नहीं होता, प्योर प्योर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रॉ चीज़ें आ जाए तो उसकी जो स्लाइड बनेगी उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भंग लीव्स है। गांजा हेयर आर स्मूथ एंड चर्च हेयर्स आर वेवी एंड वर्टी। Chronic poisoning की हम बात करें तो increased risk of bronchitis, lung cancer, respiratory disease associated with smoking, decreased motivation, loss of energy, performance at work is affected, decreased concentration and memory, decreased learning ability, impotency, low sperm count, irregular menstrual cycle, insanity, hallucination, delusion of perception, ये सारी चीज़ें। क्रॉनिक पॉइजनिंग के साथ हम ये मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस यही है कि भंग की पॉइजनिंग मोस्टली एक्सीडेंटल है, कि आपको नहीं पता कि किसी ने मिलाया हुआ है उस शरबत में, भंग मिला के आपको दे दिया, एक्सीडेंटली आपने पी लिया। मजनून और चर्स जो है वो बेसिकली स्टूपेफाइंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। कैनबिस जो है वो होमिसिडल पर्पसेस के तौर पे हमने कहा रन अमॉक में कैनबिस होमिसिडल पर्पस कॉज कर सकता है, यूज टू स्टडी द नर्व्स टू कमिट अ क्राइम। हाँ, ये बड़ा है कि कोई क्राइम कमिट करने से पहले भी ये वाले जो है ड्रग एब्यूजर्स कैनबिस यूज करते हैं। रन अमॉक हमने कर लिया डिस्कस डिटेल में। कैनबिस इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स, ये हम कल करेंगे। रन अमॉक में दोबारा बता देती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछी जाती है। रन अमक बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है आफ्टर इनटेक ऑफ कैनबिस द पर्सन फर्स्ट किल्स अ पर्सन और अ पर्सन अगेंस्ट whom they have entertained a fantasy or a real in mind and then kills anybody who comes in their way। या वो बंदे को बेसिकली एक hallucination से रियल hallucination किस स्टेज में है आपने इसको बताना है। बेसिकली ऐसी है कि रन अमक इज अ कंडीशन दैट इज ड्यू टू द intoxication of cannabis in this situation in this
person first kills a person who is against him or who is entertain or fantasy or a real enmity, and then kills anybody who comes in their way until the homicidal tendency lasts, and then usually the person commits suicide or surrender to the police after killing. इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है ये यार, हमें बस याद रखने वाली बात है कि ये कैनबिस है। टिप्स हमने पढ़ना है कि कैनबिस जो है वो इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग के हम कंबाइन जब हम करेंगे कि हमने मैरिजुआना को अल्कोहल के साथ लिया या हमने कैनबिस किसी और ड्रग के साथ लिया, क्या अफेक्ट आएगा, किस तरह अफेक्ट आएगा, ये हम लोग कर लेंगे कल डिस्कस। थोड़ा सा रह गया, उसके बाद फिर हम अपना स्पाइनल पॉइजन करेंगे। थैंक